तो हेलो लिसनर्स, कैसे हैं आप सभी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माफिया डार्क डिज़ायर बाय डार्क रोमांस विथ रू के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजे के ऑफिस जाने के बाद गौरी और आहाना साथ ही थे। दोनों हॉल में बैठे हुए थे। वहाँ दाई माँ भी थी जो कुछ लिस्ट बना रही थी। गौरी के बगल में बैठी हाना जो अपने फ़ोन पर अपने कॉलेज के क्लासेस देख रही थी और नोट्स भी बना रही थी। उसके बगल में बैठी गौरी दोनों पैरों को आपस में जोड़कर सोफे पर रख लेती है और अपने सिर को अपने घुटनों पर टिकाए हुए एक टक सामने रखे ग्लास के टेबल पर देखती है, जहाँ पे एक वॉश रखा था, जहाँ गुलाब के बहुत सारे फ्लावर्स रखे थे। गौरी को अपने छोटे से दिमाग पर जोर लगाना शायद बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए वो इस हालत में भी अपने दिमाग को शांत नहीं रख पा रही थी। गौरी कल से लेकर अब तक की सारी चीज़ों को सोचने लगती है कि कैसे वह वहाँ से निकली और उसके ज़ख्म और उसका विला के सामने आकर बेहोश होना और आज उसका इस हालत में होना जहाँ उसे एक बार भी अजनबी होने का एहसास नहीं हुआ था। और तो और आहाना को और एजे को वह जाने अनजाने अजनबी होने पर भी एक अजनबी का एहसास नहीं फील कर पा रही थी। और उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों को उसके ब्रेकफास्ट के बारे में कैसे पता चला, उसे हर चीज़ कि वह क्या खाती है क्या नहीं खाती है। और उसके सर दर्द होने पर उसे वह दवाई देने के बाद वह सर दर्द जैसे गायब ही हो गया। वह सोचने लगती है कि चलो एक बार को मैं सोच भी लूँ कि आहाना दीदू एक लड़की है और वो समझ सकती हैं, लेकिन एजे जी का मेरी केयर करना, उन्हें कैसे पता कि मेडिसिन के बाद बटर खाना अच्छा लगता है। पर जो भी है, मुझे कभी भी अजनबी का एहसास क्यों नहीं हुआ। और तो और उनको मैं खुद के साथ देखना, फ्लैशबैक में इस तरह मुझे उनके साथ में इमेजिन करना, क्या था वो सब। ऐसा लगता है कि मैंने उनके साथ ये सारे पल पहले जी चुके हैं। उनका साथ, उनका मेरी केयर करना, उनका मुझे टच करना, वो एहसास मुझे बुरा नहीं लगता। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है। और तो और उनका मेरा नाम भी पता बिना बताए कैसे चल चुका है। दिन बीतने लगे, धीरे धीरे वो सबसे इतना घुल मिल गई थी कि वो आहाना को सब कुछ शेयर कर दी और अपने फ्रेंड के बारे में भी उसने बताया जिसका नाम रुचि था। और वह उससे वहाँ से भागने में उसकी मदद करी थी और उसने प्रॉमिस भी किया था कि वह यहाँ से निकलने के बाद उसे भी छुड़वा लेगी। और एजे से उससे और वहाँ की सारी लड़कियों को छुड़वा कर लाने की बात कही थी, जिससे कि एजे जी भी उसको उसकी बातों को समझकर वो आदित्य से कहकर उन लड़कियों को छुड़वा लेते हैं। और रुचि से मिलकर गौरी बहुत खुश होती है, लेकिन रुचि का भी कोई नहीं था, इसीलिए कुछ दिनों तक वह भी वहीं रही। फिर रुचि जॉब करके खुद के लिए अलग रहने का बोलती है, जिससे पहले तो गौरी और आहाना ने उसे बहुत रोका, लेकिन फिर रुचि के समझाने पर वो दोनों ही समझ गए। और एजी से कहकर आदित्य, जो कि एजे जी के असिस्टेंट्स थे, वे उनकी उनकी ही एक विला के एक रूम में उन्हें रेंट पर लेकर रहने लगे। सबकी लाइफ में अब सब कुछ अच्छा हो रहा था और सबकी अपनी अपनी एक लाइफ भी थी। अब रुचि भी खुद से इंडिपेंडेंट होकर जॉब करने लगी थी और उसने जो पढ़ाई करी थी वह सब कुछ अब इस काम आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने पढ़ाई करके बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वह ना जाने किस तरीके से उनकी चाल में फंस चुकी थी। उसे खुद भी समझ नहीं आया था। लेकिन अब वह आदित्य की बिल्डिंग में रहकर उसी के साथ ऑफिस जाया करती थी। हालांकि जिंदल कॉरपोरेशन में जॉब करना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके क्वालिफिकेशंस और उसके स्किल्स को देखते हुए उसे अच्छी खासी डिग्री भी उसके पास थी। कभी कभी तो उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वह जाने वह किस तरह से उन लोगों के बीच फंस चुकी थी, जिससे उसकी पढ़ाई भी थोड़ी ब्रेक हो चुकी थी। और कुछ टाइम के बाद वह अब मस्त से और बहुत अच्छे से कंपनी में अपनी पोजीशन पर अच्छा जॉब करती थी और उसकी अच्छी खासी सैलरी भी थी। और यह सब हमारी गौरी की वजह से हुआ था। और गौरी, उसकी भी अब बहुत हद तक तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वह पहले से ज़्यादा, उसके हाथों के भी ज़ख्म अब भी वह भर चुके थे। उसके पैरों का ज़ख्म था, वह भी बहुत हद तक अब कम हो चुका था और अब वह बहुत खुश रहती थी। उसकी लाइफ में अब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब उसे क्या पता था कि जिस प्रॉब्लम को वो भूल चुकी है वह तो आने वाली तूफान के पहले की शांति थी और उसकी लाइफ को पता नहीं किस तरीके से उलट पुलट कर रखने वाली
थी। गौरी को लगभग 2 से 3 महीने हो चुके थे जब वो पहली बार एजे से मिली और अहाना को अपना मानने लगी थी। उसके पास आए हुए भी वह इतनी खुश थी, इतना अच्छा महसूस करती थी जैसे कि वह अपनी हो, बहुत वर्षों और बहुत सालों से जानती हो। लेकिन उसे क्या पता था कि यह जो उसका प्यार, उसकी शांति और उसकी खुशियाँ एक बार फिर से वह इस तरह से क्या मोड़ लेने वाली है और उसकी ज़िंदगी कैसे किस तरह से बदलने वाली है। अगले दिन सुबह चिड़ियों की आवाज़ और धूप की किरणें उसके रूम में पड़ रही थी और वह मस्त से अपने पैरों को इस तरह क्रॉस करे हुए आराम से सो रही थी और उसे उठाने के लिए अहाना उसके रूम में जाती है और रूम में जाते ही वह गौरी के कंबल को खींचते हुए कहती है, गौरी उठ भी जाओ, इतना टाइम हो गया है, कब उठोगी तुम। और उसकी बात पर गौरी फिर से ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींच लेती है और सो जाती हैं। तभी उसी टाइम उनके कमरे में एजे जी आते हैं और आते ही वे अहाना से कहते हैं, अहाना सोने दो उसे, क्यों परेशान कर रही हो। तभी अहाना फिर गौरी की तरफ देखते हुए कहती है, कुछ कहती उससे पहले ही एजे जी थोड़ा शांत मगर कठोर आवाज़ में कहते हैं, मैंने कहा ना उसे सोने दो, बिल्कुल परेशान मत करो, उसे डिस्टर्ब मत किया करो, उसे सोने दो, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है अगर जब गौरी को कोई इस तरह से उठाए या उसे डिस्टर्ब करे, चाहे उसके काम के बीच हो या उसकी नींदों के, किसी के भी बीच उसे डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड आई डोंट लाइक दिस। तुम्हें पता है ना पहले से। तो फिर एजे जी ने हल्के गुस्से से अहाना से कहा। तो हाना भी एजे जी का गुस्सा देख कर वह बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने कहती है, जी भाई वह मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि सुबह हो चुकी है तो मुझे गौरी को उठा देना चाहिए। मेक श्योर कि आगे से ऐसी गलती ना हो। अगर वह सोई हो तो उसे उठाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। और तुम्हें पता भी है ना उसकी हेल्थ किस वजह से वो कितना परेशान रहती है, उसे ऑलरेडी नींद की प्रॉब्लम है और तुम उसे उठाने के लिए, ऐसे में उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और किसकी ज़िम्मेदारी रहेगी। ऑलरेडी वह मेरी ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी। अगर उसे हम नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा। एजी जी की बात से तो गौरी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो मस्त अपने नींद के आगोश में सोई हुई थी। हाना सर झुकाते हुए कहते हैं, सॉरी भाई, अब से मैं ध्यान रखूँगी कि गौरी को डिस्टर्ब ना करो। 1 घंटे बाद गौरी अपने आप ही उठकर फ्रेश होकर नीचे आती है और आते ही जैसे वह ब्रेकफास्ट करने बैठेगी, तीनों साथ में ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी इस समय एजे के मोबाइल पर आदित्य का कॉल आता है। हेलो बॉस, गुड मॉर्निंग। तभी एजे आदित्य को जवाब देते हुए कहते हैं, मॉर्निंग। बताओ इतने सुबह सुबह कॉल क्यों किया। एजे की बात पर आदित्य कहते हैं, बस वो आज जो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी उसी सिलसिले में मुझे आपसे बात करनी थी और आपको ड्रॉप भी करना है और आपके आज के सारे शेड्यूल्स बहुत बिजी हैं और अभी आपके पास आधे घंटे का टाइम है सर, मैं आता हूँ आपको लेने के लिए। यह बोलकर वह अपनी बात ख़त्म करता है। तभी एजे जी कहते हैं, ओके। उसकी बात सुनकर कॉल कट कर देते हैं। फिर वह 15 से 20 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके ऑफिस के लिए निकल चुके थे और हाना भी आज सोच रही थी कि वह कॉलेज नहीं जाए। आज उसे अजीब सा लग रहा था, शायद उसका मन नहीं था या शायद उसे कोई प्रॉब्लम थी। उसको पीरियड्स वगैरह आए थे जिस वजह से उसे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और वह आज घर पर ही रहकर स्टडी कर रही थी। इतने दिनों से वह क्लासेस भी बराबर नहीं जा पा रही थी क्योंकि गौरी थी और गौरी को ज़्यादातर अकेला छोड़ना उसे अलाउ नहीं था और कॉलेज भी वह कम से कम 3 या 4 घंटे के लिए ही जाया करती थी। बाकी टाइम को गौरी के साथ ही स्पेंड करती थी और स्टडी के लिए लाइव क्लासेस अटेंड करके वह घर पर ही पढ़ाई कर रही थी मेडिकल की, और बाकी वह पढ़ाई सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही कॉलेज जाती थी और बाकी टाइम घर पर ही रहती थी। और गौरी भी अब बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, उसके सारे हेल्थ जो इश्यूज़ थे वह सब कुछ अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे। उसे अभी भी बहुत कुछ याद तो नहीं था लेकिन उसके बीते हुए कल से बस कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही थी, जो उसकी तकलीफ़ और जितना उसने टॉर्चर सहा है, उसका अतीत जितना है, पिछले सालों से बीते हुए चीज़ों को, वह उस तकलीफ़ की वजह से उसे याद करने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसलिए गौरी शांत रहती और उसका वैसे भी सर दर्द और मेंटल इशू हेल्थ की वजह से उसे उतना कोई फोर्स नहीं करते थे कुछ भी चीज़ें याद करने के लिए। इस वजह से ही एजे जी ने उनके लिए डॉक्टर अपॉइंट किए थे।
जिससे उनके रेगुलर चेकअप और मेडिसिन की वजह से उसे अपनी तकलीफ़ नहीं होती थी और ना ही उसे पिछली चीज़ों याद करने में अब ज़्यादा दर्द या पेन भी नहीं होता था। वह कुछ नहीं तो अपने फ्लैशबैक की चीज़ें बहुत धीरे धीरे उसे याद आने लगी थी और वो जो चीज़ें उसे याद आती या तो वो एजे जी से बात करती या फिर अहाना से उन चीज़ों के बारे में या उस पल के बारे में पूछती जो उसने फ्लैशबैक में देखा। एजे जी की आज सुबह ऑफिस जाने के बाद गौरी हॉल में बैठी थी और आज गौरी को ना जाने की बहुत ज़्यादा ही बेचैनी हो रही थी। आज उसे पता नहीं, ऐसा लग रहा जैसे वह खुद ही सबसे दूर हो जाएगी। ना जाने क्यों उसे ऐसा फील हो रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद उनके घर का डोरबेल बजता है और दाइमा डोर ओपन करवाती है। अचानक से एक 60 से 65 साल के बुजुर्ग इंसान अंदर आते हुए बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, साली तू यहाँ है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू इतनी बच्चलन में इतनी गिरी हुई है कि एक मर्द से तुम्हारा पेट नहीं भरा और तू दूसरे मर्द के साथ चिपक चिपक कर यहाँ रह रही है। तुझे शर्म नहीं आती? मेरी नाक कटवा दी सारे जहाँ पर। उसकी इस कदर की बातें सुनकर ना जाने क्यों गौरी बहुत ज़्यादा शौक हो गई और अहाना को भी समझ नहीं आया कि यह कौन है। आखिर कौन है वो इंसान जो गौरी को इस कदर इस तरह से यह सब कह रहा है और इस टोन में उससे बात कर रहे हैं। यह जानने के लिए आने वाले एपिसोड में बने रहिए माफिया स्टार के डिज़ायर के साथ, डार्क रोमांस विथ रूह के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी, टाटा बाय बाय और अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।